हेलो, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह यह अध्याय आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आना है और सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि इस अध्याय से एक नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाने होते हैं। 3 नंबर का पूरा अध्याय आएगा जिसमें से एक नंबर के 3 प्रश्न पुटअप होंगे। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। देखिएगा, हमारा जो मानव शरीर है प्रतिदिन बहुत सारे रोगाणुओं के संपर्क में आता है। हमारा शरीर प्रतिदिन बहुत सारे रोगाणुओं के संपर्क में आता है, लेकिन हम रोगग्रस्त नहीं होते। उसका एक कारण होता है कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरक्षा पावर होती है, प्रतिरक्षा शक्ति होती है जो उन रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है। उसे हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर या प्रतिरक्षा कहते हैं। अब बात आती है कि ये प्रतिरक्षा है क्या, तो इसका एक विज्ञान है प्रतिरक्षा विज्ञान। सबसे पहले हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए, रोगाणुओं को समाप्त करने के लिए या रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए शरीर में होने वाली जो क्रियाएं हैं उनके अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। तो शरीर रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए, रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए शरीर में होने वाली क्रियाओं और संबंधित तंत्र, शरीर में होने वाली क्रियाओं और संबंधित तंत्र के जो अध्ययन है उसे प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। लिखेंगे आप, रोगाणुओं के उन्मूलन रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए शरीर में होने वाले क्रियाओं, उन्मूलन के लिए शरीर में होने वाली क्रियाओं और संबंधित तंत्र, होने वाली क्रियाओं और संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए शरीर में होने वाली क्रियाओं और संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान में रोगाणुओं को समाप्त करने के लिए शरीर में जो क्रियाएं हैं और उनसे संबंधित जो तंत्र है उसका जो अध्ययन करेंगे हम, वो संपूर्ण अध्ययन क्या कहलाएगा? प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। अब है बात कि प्रतिरक्षा कितनी विधियों से होती है।
प्रतिरक्षा की विधियां। तो ये दो विधियां हैं हमारे, एक तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। स्वाभाविक प्रतिरक्षा को जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो आप हेडिंग डालें प्रतिरक्षा की विधियां। प्रतिरक्षा की विधियां प्रतिरक्षा की विधियां प्रतिरक्षा की निम्न दो विधियां हैं। प्रतिरक्षा की निम्न दो विधियां हैं। प्रतिरक्षा की निम्न दो विधियां हैं। नंबर 1, इसे कहते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। पहली है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और नंबर 2 है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। प्रतिरक्षा की दो विधियां हो गई। स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा विधि इसे जन्मजात या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। अब आप नंबर 1 डाल लेंगे स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि इसे जन्मजात प्रतिरक्षा विधि और प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। इसे जन्मजात प्रतिरक्षा विधि जन्मजात प्रतिरक्षा विधि या प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि या प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि कहते हैं। प्रतिरक्षा विधि कहते हैं भी कहते हैं इसे जन्मजात प्रतिरक्षा विधि या प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। यह सामान्य प्रतिरक्षा विधि भी होती है। इसे सामान्य प्रतिरक्षा विधि लिख लें हम। इसे सामान्य
प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रतिरक्षा इसे सामान्य प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती, विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती, रक्षा प्रदान नहीं करती, विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती, बल्कि यह किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती, बल्कि यह सभी प्रतिजनों के विरुद्ध सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है। बल्कि यह सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है, अब कुछ स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा वाली विधियां हैं उनके कुछ कारक हैं। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए निम्न कारक सहायक हैं। स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए निम्न कारक हैं जो सहायक हैं। नंबर 1 है भौतिक अवरोधक। इसके अंतर्गत क्या है? त्वचा है, नासिका क्षेत्र है, अन्य कोई अंग है, पक्षमाव है, कशाव है, ये तो आते हैं भौतिक कारकों के अंतर्गत या भौतिक अवरोधक जो होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं। तो लिखें इसमें आप भौतिक अवरोधकों में जैसे त्वचा, नासिका क्षेत्र, पक्षमाव एवं कशाविकाय। पक्षमाव एवं कशाव। श्लेष, उपकला आदि। श्लेष में उपकला आदि। त्वचा, नासिका क्षेत्र, पक्षमाव, कशाव, श्लेष में उपकला आदि,
ये आता है स्वाभाविक प्रतिरक्षा में जो कारक है उनमें भौतिक अवरोधक और भौतिक अवरोधकों के अंतर्गत आएंगे जो त्वचा है, नासिका छिद्र है, पक्षमाव है, कशाव है, श्लेष्म उपकला है आदि इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है रासायनिक अवरोधक। रासायनिक अवरोधक के अंतर्गत आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल, इसके अलावा योनि छिद्र में का जो अम्लीय माध्यम है, ये सभी रासायनिक अवरोधक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए आप नंबर 2 आएगा आपके यहाँ रासायनिक अवरोधक। रासायनिक अवरोधक इसके अंतर्गत आएंगे जैसे आमाशय है, जैसे आमाशय का अम्लीय माध्यम, आमाशय में पाए जाने वाले में अम्ल, आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल आमाशय एवं योनि का आमाशय एवं योनि का अम्लीय माध्यम आमाशय एवं योनि का अम्लीय माध्यम त्वचा पर पाए जाने वाले, या कहिएगा त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, इसके अलावा विभिन्न जो देह तरल हैं, विभिन्न देह तरलों में, पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, पाए जाने वाले रासायनिक तत्व जैसे लार है, अश्रु है, लार, अश्रु, पसीना, आदि, ये रासायनिक अवरोधक होते हैं। इसके बाद है कोशिका अवरोधक। तीसरे नंबर पर होगा कोशिका अवरोधक। कोशिका अवरोधक 3rd नंबर पर होगा। कोशिका अवरोधक के अंतर्गत आते हैं भक्षकाणु क्रियाओं में समक्ष कोशिकाओं, जैसे है मैक्रोफेज है, जिनके ये आएंगे, इसमें लिखें आप
कोशिका अवरोधक है भक्षकानुक्रिया, भक्षानुक्रिया में समक्ष कोशिकाएं में सक्षम कोशिकाएं भक्षकानुक्रिया में सक्षम कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, कोशिकाएं आदि। न्यूट्रोफिल कोशिकाएं आदि ये तुम्हारे हैं कोशिका अवरोधक के रूप में। इसके बाद चौथा है ज्वर व सूजन। ये 4 प्रकार हो गए आपके अवरोधक में। ये चौथा प्रकार हो जाएगा ज्वर व सूजन। ज्वर व सूजन, ज्वर व सूजन, ये हो गया आपका स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है। ये इस विधि में क्या होगा, इसको सामान्य विधि कहते हैं क्योंकि इसमें विशेष जो रोगाणु होते हैं उसके विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करते, पर सभी जो प्रतिजन होते हैं उनके विरुद्ध समान तरीके से कार्य किया जाएगा। इस ऐसा प्रतिरक्षा विधि क्या कहलाएगी, प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि या जन्मजात प्रतिरक्षा विधि या स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के नाम से जानी जाती है। नंबर दूसरी जो प्रतिरक्षा विधि है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि उपार्जित प्रतिरक्षा विधि उपार्जित प्रतिरक्षा विधि ये क्या है, उपार्जित, इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। अनुकूली प्रतिरक्षा विधि के नाम से भी जानी जाती है। अनुकूली प्रतिरक्षा विधि या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि, इसमें क्या होता है, बाहर से सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, इसलिए एक उपार्जित प्रतिरक्षा विधि के नाम से जानी जाती है। उपार्जित का मतलब बाहर से ग्रहण करना, वातावरण से ग्रहण करना, इसलिए क्या कहलाएगी, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। उपार्जित शब्द का तात्पर्य होता है बाह्य वातावरण से ग्रहण करना। तो इसमें हम लिखेंगे यह अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा के नाम से जानी जाती है। यह अनुकूली प्रतिरक्षा विधि, यह अनुकूली प्रतिरक्षा विधि या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि अनुकूली प्रतिरक्षा विधि या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के नाम से जानी जाती है, के नाम से जानी जाती है। अनुकूली प्रतिरक्षा विधि या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है उसमें
प्रकार की प्रतिरक्षा में एक पोषक किसी विशेष सूक्ष्म जीव अथवा बाह्य पदार्थ के प्रति सूक्ष्म जीव अथवा बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट सूक्ष्म जीव अथवा बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है। इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। ये प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है और ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ विशिष्ट क्रिया करते हैं। विशिष्ट प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करते हैं। जब इनके मध्य प्रतिजन और प्रतिरक्षी के मध्य अभिक्रिया होती है तो कोशिका मध्य प्रतिरक्षा सक्रिय होती है। कोशिका मध्य प्रतिरक्षा क्या हो जाएगी? सक्रिय हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में प्रतिजन का उन्मूलन किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? शरीर से जो प्रतिजन है उसका उन्मूलन कर दिया जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम इससे नीचे आपने लिखा अभी विशिष्ट प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। इन अभिक्रियाओं के कारण कोशिका मध्य प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। मध्य प्रतिरक्षा कोशिका मध्य प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप
जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है। शरीर में प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है। यह है आपका उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। इसमें क्या होगा, प्रतिजन और प्रतिरक्षी के मध्य परस्पर क्रिया होगी, अभिक्रिया होगी। उस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, कोशिका मध्य प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाएगी। कोशिका मध्य प्रतिरक्षा का परिणाम ये निकलता है, शरीर में जो प्रतिजन होता है उस प्रतिजन का उन्मूलन कर दिया जाता है। धन्यवाद। आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में